नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही होगी। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आइए आज हम लोग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या ऑक्लूसिव डिजीज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम लोग ज्यादातर वेरिकोज वेन्स ऐसा करके डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता क्या है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एलोपैथी में तो इसका इलाज है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के पास इसको किस तरह से दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हम कितनी अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं, वह हमें डिस्कस करना है। तो आप लोग के स्क्रीन पे मैं पीपीटी से बताऊंगा तो आप लोग को मेरी बात समझ आएगी ज्यादा अच्छे से। अगर डायग्राम से बताते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ये उद्देश्य से मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया है आप लोग के लिए। पेरिफेरल जो आर्टेरियल डिजीज होता है उसमें क्या होता है वो पहले हम लोग देखेंगे कि ये ज्यादातर ब्लड का क्लॉट जो होता है जिसको आर्थ्रोमा बोलते हैं, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो मेदोवृद्धि और दुष्ट कफ के वजह से ये बढ़ जाता है। स्त्रोतोसंग जो बोला है, अति प्रवृत्ति संगो वा शरणाम ग्रंथियोपि वा विमार्गम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, ऐसा चरकाचार्य जी ने ये विमान स्थान स्त्रोत विमाने में बताया कि कहीं पर भी स्त्रोतस में अति प्रवृत्ति होना या संग होना या फिर सिराओं में ग्रंथि होना या फिर विमार्गमन होना, ये चार स्त्रोतो दृष्टि के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर संग भी हो रहा है और सिराओं में ग्रंथि भी उत्पन्न हो रहा है। तो यह दुष्ट मेदोवृद्धि और दुष्ट कफ की वजह से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज ऑक्लूसिव ऐसा संप्राप्ति होता है, पैथोलॉजी होता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकता है, स्त्रोतोसंग हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है। वेस्कुलाइटिस मतलब जो रक्तवाहिनी कैपिलरीज है ना, उनका पाक होना, पक जाना, जिसको हम बोलेंगे स्त्रोतोपाक, स्त्रोतस में पाक होना, धातु पाक हो जाना। या रेनॉल्ड्स डिजीज या कोल्ड बाइट, अगर कोई ठंडी में जा रहा है, बर्फ में जा रहा है और उसको ऐसा हो रहा है, वहां पे रक्त जो है वो जम गया है, खून जम जाना ठंडी की वजह से, कोल्ड बाइट, ये कारण हो सकते हैं। और मधुमेह, डायबिटीज के वजह से भी अंदर जो संप्राप्ति होती है रक्तवाहिनियों में वो बहुत खराब हो जाती है, सड़न जैसा हो जाता है और नॉर्मल ब्लड फ्लो है वह खराब होने लगता है। और सॉफ्ट टिश्यू जो है इश्चेमिक होने लगते हैं कभी कभी। इश्चेमिक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, अगर दुष्ट कफ बहुत ज्यादा रहे तो ये सब स्त्रोतोसंग अलग अलग टाइप से होता है। हमारे आचार्य लोगों ने इसको मतलब आर्थ्रोमा ये शब्द नहीं बोला, सिराओं में ग्रंथि होना ऐसा बोला है। संस्कृत शब्द है लेकिन उन लोगों का भी अभिप्राय वही था। एम्बोलिज्म शब्द नहीं बोला, लेकिन वो स्त्रोतोसंग बोला उन्होंने। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकता है? तो अगर शरीर में मेद धातु की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है ना, शरीर में मेद बहुत ज्यादा बढ़ गया, बद्ध बद्ध मेद बढ़ गया, तो उसके वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो विकृत होने लगता है। एलोपैथी में इसको बोलते हैं कि वहां पे स्क्लेरोटिक चेंजेस हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें ये
एक्स्ट्रा जो मेद है, ये जो चर्बी है, फैट्स है, लिपिड है, वो सब जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बस स्त्रोतोरोध कर रहा है ना। तो नॉर्मल रक्त फ्लो जो है वो रोक रहा है। और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि बाएं बाएं साइड में, जैसे पैर, अभी मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्किन में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज ऐसा रहता है, ऑक्लूजन हो जाता है। तो ये पुरुषों में ज्यादा रहता है। और जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से रक्त की दुष्टि होती है, और जिनका अग्निमंद होता है, साम कंडीशन रहती है, साम अवस्था रहती है, और इसमें पैरों में ज्यादा इफेक्ट होता है। और जो 50 साल से उम्र के ज्यादा लोग रहते हैं उनको ये होता है। वायु ज्यादा बढ़ने की वजह से ट्यूनिका इंटीमा जो रहता है, इंटरना या इंटीमा, जो अंदर का जो लेयर रहता है आर्टरी का, वेन का, वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और वो स्थान संशय का आश्रय बन जाते हैं। और जो भी मेद धातु है, यत्र संघ ख वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजयते, जहां पर भी ख वैगुण्यता मिलेगा वहां पे संघ हो जाएगा। तो मेद धातु जो सर्कुलेट हो रहा है, बढ़ा हुआ है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, जहां पे ट्यूनिका इंटीमा जो है, अंदर का जो 3 वॉल्स रहते हैं कोई भी आर्टरी वेन में, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना, तो जो अंदर की लेयर रहती है वह बहुत ज्यादा वीक रहती है, रुक्षता बढ़ी रहती है। वहां पे मेद धातु क्योंकि स्निग्ध है, वहां पे चिपक जाता है। अब ये मेद कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो सकता है, लिपिड जो विकृत लिपिड होता है उस रूप में हो सकता है, ज्यादा खाने में चर्बी खाया जाता है, मतलब तेल वगैरह चीज खाया जाता है, उन सब से। तो फिर ये क्या होता है कि धमनी प्रतिचय होने, धमनी खराब होने लगती है, और संघ जैसा संप्राप्ति होता है, मतलब अवरोध हो जाता है। और देखना है तो आप लोग को मैं और दिखाता हूँ। इस तरह का ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है। जब हम लोग देखेंगे तो इसमें इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होता है, मतलब पैर में डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, काफ में, बटक में, जब चलेंगे। और जब आराम करते हैं कोई इंसान तो ये सब दूर हो जाता है। और पल्स देखेंगे, पैरों के जो रक्त वाहिनी है उसमें वो पता ही नहीं चलेगा, पैर में और नीचे कदम में कुछ पता नहीं चलेगा। और पेशेंट को ना ठंडा, पैर ठंडा है ऐसा फील होता है, और पैर के तलवे भी ठंडे हो गए हैं बहुत ज्यादा, और उनका कलर चेंज हो रहा है, रेडिश रेडिश हो रहा है, क्योंकि पेरिफेरल साइनोसिस हो सकता है, तो कभी कभी काला हो सकता है, नीला हो सकता है, या रेडिश हो सकता है। पेशेंट को बहुत पेन तो होता है, लेकिन जब वो आराम करता है तब उसको अच्छा लगता है। उसी तरह से रात को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो पेशेंट क्या करता है कि तकिया रख के पैर को ऊपर उठा के रखता है, तो उसको अच्छा लगता है। एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि पैरों में बहुत ठंडापन लग रहा है, लोअर लिम्स में, और पेरिफेरल पल्सेस नहीं पता चलती हैं। उसी तरह से वहां का जो कलर है वो बहुत खराब हो गया है, या फिर वहां का कलर ही चला गया, उड़ गया, ऐसा लगता है। बाल भी गिर जाते हैं, ऐसा भी पता चलता है। कभी कभी नेक्रोसिस होता है, मतलब अगर वहां पे ब्लड सप्लाई रुक गया, एक जगह संग हो गया, दूसरी जगह ब्लड सप्लाई रुक गया, तो वो सड़ने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, और उसकी वजह से बड़े बड़े अल्सर होने लगते हैं। अभी देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन ऐसे अल्सर होते हैं जो भरते नहीं है, ऐसे जख्म हो जाता है। और इस आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऐसे जख्म हो जाते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और वहां पे नेक्रोसिस होने की वजह से सेल डेड हो रहे हैं, और बहुत पेन होता है। और यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो पूती गंधता रहती है व्रण में, ऐसा व्रण होता है क्योंकि गंदा खून आ रहा है और कहीं कहीं ब्लड अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और वहां पे गंदा खून है तो वो सड़ाएगा, और ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको एलोपैथी में अगर हम जाएं तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो कलर डॉपलर स्टडीज कराते हैं। कलर डॉपलर से पता चलता है कहाँ कहाँ ऑक्लूजन है, कहाँ कहाँ स्त्रोतोरोध है। फिर रेडियोग्राफ कराते हैं, तो कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज हमें पता चलता है। पहले तो मेद धातु की तरह रहता है, बाद में अस्थि तत्व होने, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। ज्यादा देर तक खड़े हैं तो ये हो सकता है। या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उससे हमें एब्डोमिनल वेन्स, वेसल से उनका पता चलता है। एंजियोग्राफी कराते हैं, कोई केमिकल डाई छोड़ते हैं, जैसे हार्ट का अगर हमें एंजियोग्राफी करना है तो हम लोग डाई छोड़ते हैं, तो और उसके बाद एक्सरे लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। वैसे ही पैर में भी पैर की एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे स्त्रोतोरोध है, संघ है, ये हमें पता चलता है।
अब इसी को मैं और अच्छे से बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। फिर हम चिकित्सा में भी आएंगे। यह क्योंकि बहुत ही आजकल बीमारी बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर। ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के अंडर में आता है। अगर जो पैर के जो आर्टरीज है वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया, उसके वजह से होता है। आर्टरीज जो रहती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, वेन्स जो होता है अशुद्ध रक्त लेके जाती है। आर्टरीज जो रहती है वो ज्यादातर, एक को छोड़ के, पोर्टल वेन को छोड़ के, ज्यादातर सब जो आर्टरीज है वो शुद्ध रक्त लेके आती है, और हार्ट से उनका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन ये पोर्टल वेन में अप्लाई नहीं होता, पोर्टल वेन का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे। और जो वेन्स होती है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है पूरे शरीर से, और उसमें सब कचरा वचरा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ये हमें मालूम है। तो ये पैरों को भी तकलीफ दे सकता है ये बीमारी, या हाथ को भी दे सकता है। इसमें कभी कभी बहुत अकड़न होती है, मसल्स में जकड़ जाता है पैर या हाथ। आर्थेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन रहती है, जो 60 साल की उम्र वाले ज्यादा रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। और जो मोटे लोग रहते हैं और जो काम धाम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको ये ज्यादा हो जाता है। और इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो सकता है आर्टरीज में, कहीं ना कहीं वो ऐसे ड्राई होने लगेगा, तो पूरा ड्राई होने से प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, जो ल्यूमेन है आर्टरीज का। अभी जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो आप लोग को अलग रंग का ये दिख रहा है ना, ऊपर नॉर्मल है, आरबीसी ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ अलग रंग का ग्रीनिश ऐसे दिख रहा है, ये प्लेक फॉर्मेशन होता है, अथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन चेंजेस होने लगते हैं। तो जो ल्यूमेन है, अंदर का जो भाग है, वह क्या होने लगता है कि वो रिड्यूस होने लगता है, ब्लड फ्लो भी कम होगा। अगर स्मोकिंग और डायबिटीज अगर होगा तो ये मेन कारण होते हैं। उसी तरह से ऐसे लोगों में होमोसिस्टीन लेवल जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल रेंज 6.3 से 15 पर मोल पर लीटर, ऐसे माइक्रोमोल पर लीटर रहता है। तो ये बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन, ये लेवल बढ़ा हुआ आता है ब्लड में, तो हमें पता चलता है। और अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो इश्चिमिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो सडन तुरंत हो सकता है या धीरे धीरे होने लगता है। और अगर कहीं ना कहीं पे अगर ब्लड फ्लो रुक रहा है तो ब्लड का भी क्लॉट होने लगता है, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो रहता है वो डीप वेन्स में रहता है, और ये पेरिफेरल आर्टरीज में रहता है। पेरिफेरल मतलब बाह्य जो सिराएं रहती है रक्तवाहिनी, उनमें ये रहता है। तो आप लोग ये देखिए, एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी अल्सर, अल्सर होने हो जाएगा जहाँ पे ब्लड जा नहीं पा रहे, वो सड़ने लगता है क्योंकि उसको अच्छा पोषकांश नहीं मिलेगा, खराब होने लगता है। हेल्दी का नॉर्मल ब्लड फ्लो देखिए और एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ आर्टरीज देखिए, आप लोग के डायग्राम में दिख रहा है। जिनको आर्टेरियल फिब्रिलेशन होता है ना हार्ट में, आर्टरीज में फिब्रिलेशन हो रहा है, मतलब जो उसका रिदम है वो गड़बड़ हो रहा है आर्टरीज का, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम का, आर्टरीज ने आर्ट्रियम का हो रहा है, तो उसकी वजह से होता है। या क्लॉटिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहा, उनको हो सकता है। वेस्कुलाइटिस जिनको है, मतलब जो आर्टरीज वेन्स का जो ये रहता है इंफ्लेमेशन, वो होने लगा, उनको ज्यादा होता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो होता है, जिनका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम रहेगा, सांस लेने में तकलीफ है और सांस छोड़ने में तकलीफ है, लेने में तकलीफ है, उनको भी हो सकता है। और इसमें पॉप्लिटियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी, इसका और ऊपर सब क्लेवियन आर्टरी में भी दिखता है। फेमोरल आर्टरी आप लोग को मला मालूम है, जो फीमर बोन को ब्लड सप्लाई करती है। पॉप्लिटियल आर्टरी भी थाइस को और पूरा मतलब जंघा को सप्लाई करती है। टिबियल आर्टरी क्या करती है, तो टिबिया को करती है। पेरोनियल आर्टरी जो है वो पैर के नीचे, टिबिया फिबुला उधर करती है, तो उनमें ज्यादा दिखता है। और कभी कभी ये 70% तक आर्टरी ब्लॉक कर देता है और नैरोइंग होने लगता है। तो कोलेटरल वेसल तो बन जाते हैं, लेकिन ये हर समय होगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ठंडी में ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कोल्डनेस, पैर में ऐसा लगता है कि ठंडापन है बहुत ज्यादा, और नमनेस आता है, मतलब बाधिल्यता आती है, कुछ पिन भी चुभ गया या कुछ भी चुभ गया पता नहीं चलता। पेशेंट ने चप्पल पहन के जा रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा होने लगता है।
बहुत थकावट रहती है मसल्स में, बहुत पैर थक जाते हैं बहुत जल्दी। और जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सिम्टम बढ़ जाते हैं। आराम करते हैं तो कम लक्षण लगते हैं, दर्द कम हो जाता है। अगर पेशेंट 5 मिनट भी चला तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है। 5 मिनट रेस्ट लिया तो उसको अच्छा लगता है। तो पेशेंट खुद बताता है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, और यहाँ पे मुझे जंघा में दर्द हो रहा है, काफ रीजन में हो रहा है। पेशेंट बता, जो ऑक्लूजन जो होता है, ऑक्लूजन मतलब ये जो साइड में आप पीएडी जो देख रहे हैं, ऑक्लूजन को ही बोलते हैं पूरा कॉमन शब्द, कि यहाँ पे वो आर्टरीज है, वहां पे कहीं ना कहीं फैट्स का डिपोजिशन हो गया है। मेद, जो विकृत मेद कफ है, उसका डिपोजिशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्यूनिका इंटरना जो है, वो वॉल बहुत सूख गई है। अब सूख गई है तो उसको भरने के लिए मेद लगेगा, स्निग्धता लगेगी, वहां चिपक जाता है वो। कहीं पर भी रुक्षता रहेगी, ड्राइनेस, वहां पे मेद चिपके गई। एक होता है लेरिच सिंड्रोम, उसमें ज्यादातर पाया जाता है, जिसमें आर्टो इलियक ओक्लूसिव डिसीज बोलते हैं, उसमें ज्यादा रहता है। और कभी कभी इम्पोटेंसी भी आती है, अगर जो जननेंद्रिय है, पुरुष की जो लिंग है, उसमें प्रॉब्लम हो गया तो इम्पोटेंसी आ जाती है। और उसी तरह से आर्टरी ब्लॉकेज भी होता है, किडनी में अगर गया तो आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, सब जगह ब्लॉकेज हो रहा है, तो किडनी की आर्टरी में भी होगा। रीनल आर्टरी ब्लॉकेज होगा, जिससे बीपी बढ़ेगा और किडनी फेलियर हो सकता है। उसी तरह से ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो सकता है, जो पेट में मेसेंट्रिक आर्टरी रहती है उसमें भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे उल्टी हो सकती है, मोशन जाने को अर्जेंसी हो सकती है, दर्द होने लगता है, बहुत सीवियर दर्द होता है जब मेसेंट्रिक आर्टरी का ऑक्लूजन होता है या ब्लॉकेज होता है। और स्टेथोस्कोप से बॉयल साउंड नहीं पता चलता है। लैट्रिन में कभी कभी ब्लड आता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, पेट दर्द खाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पेन एक जगह रहता है या नाभि के पास रहता है। पेशेंट खाना खाने से डरता है। अगर ये मिसेंट्रिक आर्टरी में अगर हुआ इमरजेंसी जैसा, तो हमें स्किन को देखना है। अभी देखिए आप लोग के सामने ऐसा आ रहा है, मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास। लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन्स है, ये वेरिकोज वेन्स नहीं होता है। कोई बोलता है डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नहीं होता है, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, हाथ का पैर का बीपी देखते हैं, एंकल से नीचे जो है वो बीपी देखते हैं, ब्लड कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो हम देखते हैं। अगर वो ब्लॉक हो रहा है तो कुछ अलग कंडीशन होती है। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, आर्टेरियल ड्रॉपलर होता है, उससे हमें पता चलता है कहाँ कहाँ है। एमआरआई सीटी स्कैन कराते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और वो भी इसके लिए स्पेशल वेस्कुलर सर्जन होते हैं, नॉर्मल सर्जन नहीं होते हैं। अभी जैसे एएफएमसी है ना, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ का आर्मी हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है आर्मी लोगों के लिए। अब क्या है, सैनिक लोग तो दिन भर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में घूमते रहते हैं, बॉर्डर में आर्मी के लोग हमेशा खड़े रहते हैं, खाना पीना भी अच्छा नहीं होता, तो कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उन लोगों को ये ज्यादा होता है। तो वहां पे एक डिपार्टमेंट है, वेस्कुलर सर्जन का डिपार्टमेंट है स्पेशल, और बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ सैनिक रिटायर होने के बाद आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये होता है, और इसका सर्जरी भी अलग तरह से होता है, क्योंकि ये बहुत सारे आर्टरीज में हो रहा है। तो इसमें ये रहता है कि एंजियोग्राफी करते हैं वेस्कुलर सर्जन, नॉर्मल सर्जन नहीं करते, वेस्कुलर सर्जन ही बोले जाते हैं उनको। और एमआरआई करते हैं, फिर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हेमोस्टेसिन देखा जाता है, स्पाइनल कॉर्नल का स्टेनोसिस देखा जाता है, और डॉपलर स्टडी करते हैं। डायबिटीज कंट्रोल में होना चाहिए, फैट फ्री डाइट होना चाहिए, स्मोकिंग बंद होना चाहिए, वेट रिडक्शन होना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और एक और चीज, भ्रांति ऐसी आ गई है, रिसर्च करके पता चला है कि पहले भारत में चीनी उनी नहीं था, पहले लोग मिश्री खाते थे और गुड़ खाते थे। तो जो अंग्रेज लोग थे ना, जब उन्होंने कॉलोनियल सभ्यता बनाई, पूरा साम्राज्य बनाया सब जगह, तो जो अमीर लोग थे, उन्होंने चीनी बनाया, चीनी का डिस्कवरी किया, शक्कर का। तो उन्होंने गन्ने की खेती की बहुत ज्यादा। तो वो अमेरिकन को लेके जाते थे जहाज से, और वहां चीनी का प्रोडक्शन करते थे, खेतों में करके, बंधुआ मजदूर की तरह। बाद में अत्याचार इतना होते रहा कि लोग 7-7 साल में मरने लगे। तो वहां पे ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में एक कानून बना कि स्लेव नहीं रखना है, बंधुआ मजदूर नहीं रखना है। तो उन्होंने एक नया चाल चला,
वो भारत में है। भारत में है तो यहाँ से लोगों को बोले 5 साल के लिए आप लोगों को मतलब एग्रीमेंट मजदूर बन के जाना है। फिजी और जो दक्षिण अफ्रीका के कंट्रीज है वहां वहां लेके गए, मॉरिशस वगैरह में ले गए और वहां से गन्ना उत्पन्न करके और वहां से चीनी बनाने लगे। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि जब ये सब देश आजाद हो गए तो उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें ऐसा बताया जाता है हमको कि फैट फ्री, हमें बिना चर्बी और तेल वाला चीजें खानी है और चीनी खाओ तो हेल्दी है। जितने भी अपने अपने कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, फिर उसके बाद में खाद्य पदार्थ आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाला जाता है। तो ये एक तरह से अल्कोहल से भी ज्यादा बड़ा एक मतलब बोलते हैं एडिक्शन है। ऐसे मतलब व्यसन है कि हमें मीठा खाना है, बहुत ज्यादा मीठा खाना है और उससे फैटी लिवर होता है। जो चीनी खाने से फैटी लिवर होता है वो अल्कोहल पीने से भी होता है। लेकिन हमको ऐसा आदत डाल दिया गया है कि हम ज्यादा चीनी खाए बिना रह ही नहीं पाते हैं। हर तरह में चीनी डालना है, चीनी डालना है, चीनी डालना है। तो ऐसा नहीं है कि फैट्स खाने से ही ये सब होता है प्रॉब्लम, फैटी लिवर वगैरह। ज्यादा चीनी खाने से भी होता है। ज्यादा चीनी लोग खाते हैं, लो फैट खाते हैं, लेकिन वो मोटे होते जा रहे हैं और फिर जितना बीमार पड़ेंगे उनका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो एक तरह से लॉबी है कि चीनी खिलाओ बहुत ज्यादा। हाँ, तो अति मधुर रस का जो सेवन हो रहा है उस पे मैंने एक अलग बात किया। अब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आएंगे। पहले हम डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी का विचार सुन लेते हैं। सर, आपने पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के पेशेंट देखे होंगे, बताइए हाँ सर। सर, मैंने देखे हैं। और इसके बहुत आपने बहुत अच्छी चीज बताई और दो चीजें जो आपने बहुत स्पेशल बताई, जो कफ और मेद, जो हम लोग के शास्त्रों में लिखा गया है, अवेशंदी भोज्यानि स्थूलानि च गुणानि च, तो मांस वहानी दुष्यंती। अब वहां पे मांस भी है और अव्याम दिवा स्वप्नाम मेदा नाम चाति सेवनाम, मेद ना मेदा नाम चाति सेवनाम, माँ मेद वाणी दुष्यंती वर्णोश्च अतिसेवनात्। तो मतलब तीन चीजें हो गई। ओबिसिटी हो गया, दारू पीने वालों का हो गया, या फैट बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड या हाई वाइट फैट वाला जो है डाइट लेना, जैसे आपका भैंस का या इस तरीके का जो गुरु गुरु मांस है, और स्मोकिंग करना, और ओबेस पेशेंट में, और फिजिकल एक्टिविटी ना करना। तो ये सब चीजों से मेद की वृद्धि हुई। मेद ब्रक बपन बोला गया है। और वहां से मेदवानी में गया और वहां पे जाके उसने आइदर ऑब्स्ट्रक्शन किया एज ए थ्रोम्बस, या आर्टरीज में जाके उसने प्लेक फॉर्मेशन किया, और वो प्लेक फॉर्मेशन से आर्टरीज में नैरोइंग शुरू हो गई। अब नैरोइंग शुरू हो गई तो फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू हो गया, या स्लो हो गया वहां से, या फास्ट हो गया, सॉरी, वो फास्ट हो गया क्योंकि लंग्स को या हार्ट को प्रेशर देके उस जगह से जो नैरो पार्ट है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज है, तो वहां पे भी नैरोइंग हो गई है। वही चीज यहाँ पे भी जो है, इसमें नैरोइंग हो जाती है ऑफ द आर्टरी ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन। और अगर वो प्लेक ब्लड वेसल्स में या वेट आर्टरीज में निकलना, टूट के गिरना शुरू हो जाता है, तो थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। और वो थ्रम्बस आइदर कहीं रुक गया तो फिर वो वहां की वेन्स डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, या एथेरोमा भी अगर हो गया तो जो आपने बताया ना कि ट्यूनिका इंटरना वो ड्राई अप हो जाती है। अब जब ड्राई अप होती है तो शरीर की क्योंकि वात वृद्धि का एक लक्षण है संकोच प्राणायाम स्तंभ रुक वेदो अस्थि प्राणायाम, जब भी वात वृद्ध होती है तो वहां को कंपनसेट करने के लिए मेद आता है। जो हर जगह का एक रूल है, जहां पे भी बात होगा उसको शरीर कंपनसेट करता है मेद से। हम लोग भी स्निग्ध और क्या कहते हैं उष्ण चीजें देते हैं ओरली, लेकिन हम लोग का स्नेह डाइजेस्टिव स्नेह होता है। यहाँ पे जो शरीर में जो होता है फैट, वो बद्ध अबद्ध मेद, जो डायबिटिक में अवद्ध मेद, वो जो डायबिट वो जो द्रव रूप में मेद होता है, वो जाके वहां पे खा बैगुन कर लेता है वहां पे जाके।
अब चूंकि वात व्रत था, ओल्ड एज पेशेंट था, ओबीज पेशेंट था, संतर्पण जन व्याधि थी, प्रमेह जन सभी कुछ संतर्पण जन, खाना भी उसका संतर्पण जन, मेद भी उसका वृद्ध, तो और साथ में वो ओबीज पेशेंट भी, तो सब कुछ उसमें मिलता है, तो उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे? पेरिफेरल आर्टरीज में। अब वहां पे जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, किसकी वजह से? मेद की वजह से, तो वहां पे कोल्डनेस, शीत या नमनेस या साइनोसिस, अगर बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो साइनोसिस आना शुरू हो जाती है, या पांडु या शोथ आना शुरू हो जाता है, एकांग शोथ, शोथ। उसकी वजह से वहां पे जो पेरिफेरल नर्व्स है उसमें सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए पेरिफेरल नर्व मिलना बंद हो जाती है। नेचुरली जब आपने एग्जर्शन किया या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी तो आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, और वो जो है अग्नि का स्थान भी है, प्लस वात का भी स्थान बोला गया है, किसको? नेतांगों को। अग्नि का भी स्थान है, साथ साथ वातों का भी स्थान है। और वात के लिए तो वहां पे ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी किया, एक तो नैरोइंग है, स्टेट हार्मोन्स बना हुआ है, ऊपर से सराउंडिंग की आर्टरीज में नैरोइंग है, मेद संचिति हो रही है, ऊपर से क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सोतो अवरोध होगा, तो फिर वहां पे वात बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। जब वो रिलीव करता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और वो वहां से दर्द में आराम मिल जाता है। इसीलिए लेग रेज बोला का पेशेंट करता भी है। यहाँ पे चूंकि आर्टरीज की डिजीज है, तो हमको दोनों हाथों में, दोनों पैरों की आर्टरीज को चेक करना पड़ता है। इवन सुप्रा क्लेविकुलर वेन भी चेक की जाती है, सब क्लेविकन आर्टरी भी चेक की जाती है, क्योंकि वो आर्टरी में मेद की वृद्धि, अबद्ध मेद की वृद्धि, संचिति, और उस पार्ट की नर्विंग, ये पेशेंट के लिए रिस्क हो जाता है। इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि दे कैन कॉज हार्ट अटैक, और दे कैन रेज बीपी, और शोथ तो आयुर्वेद के हिसाब से लिखा ही है, पांडु आयुर्वेद के हिसाब से लिखा ही है, और टाइट जो उनका एक मेन जो होता है उसमें कई बार इसमें कई कई चीजों की संप्राप्ति मिलती है। रक्त दूषित हुआ, वात दूषित हुई, रक्त वात रक्त की सिम्टम आ गया, और चूंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, और मूवमेंट या गति मंदत्व हो रहा है, वात का चल गुण मंद हो रहा है, कफ का स्निग्ध गुण, उरु स्तंभ में ये दिया गया है, उरु स्तंभ का ये सिम्टम हो जाता है। तो हमको जो है गति मंदत्व या गति की मंदता, प्लस वहां पे शोथ की चिकित्सा, प्लस वात रक्त की चिकित्सा, प्लस चूंकि वहां पे कफ है, मेद है, तो द्रव धातु सारी, नॉट ओनली कफ मेद, मांस की भी सारी द्रव धातुओं का, क्योंकि ये सारी जैसे प्रमेह में सारी द्रव धातुएं, मध्यम और मध्यम मेद, मांस, शरीर, ओजम, क्लेद, रस, रक्त, ओज, तो ये सब जितनी भी द्रव धातुओं का चिकित्सा हम लोग को करनी पड़ती है। और इसी को बस केवल, क्योंकि अग्नि मूलम बलम पुंसम, और अग्नि अगर मंद है तो मेद की वृद्धि होती है। अग्नि की चिकित्सा, कफ मेधर चिकित्सा, वात अनुलोमन चिकित्सा, स्थूलता की चिकित्सा, अगर प्रमेह है साथ में उसकी चिकित्सा, अगर सिगरेट स्मोकिंग है उसको रोकना, और अगर वो अभिसंधि या मेद वर्धक आहार, या स्थूल और गुरु आहार ले रहा है, या विवाह स्वप्न या अव्यायाम कर रहा है, ये सब कॉम्पैक्ट हम लोग को चिकित्सा करनी पड़ती है। राइट सर।
जी, मैं थोड़ा चिकित्सा बताता हूँ, फिर आप लोग भी बताइए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि समझ समझ के आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि संतर्पण जन्य व्याधि है। अगर इमरजेंसी होता है तो हमें तो एलोपैथी डॉक्टर के पास करना ही पड़ता है इमरजेंसी में। लेकिन अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो ये आयुर्वेद से सबसे अच्छा फायदा होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि रक्त का बीमारी है तो विधि शोणित अध्याय में बताया कि कोई भी रक्त की बीमारी हो, सिराओं की बीमारी हो, या आर्टरी धमनी की बीमारी हो, तो हम लोग को जलौका लगाना चाहिए और शिरा मोक्षण करना चाहिए। ये सुश्रुताचार्य जी ने कहा है। आधी चिकित्सा सर्जरी का रक्त मोक्षण बताया है। जैसे काय चिकित्सा में आधी चिकित्सा बस्ती बताया है। तो जहां पर भी सर्जिकल कोई भी चीजें रहती हैं, रक्त की चिकित्सा तो जलौका उच्चारण। और जो लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज में, जैसे वेस्कुलर सर्जन होते हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद के भी वेस्कुलर सर्जन कौन है, तो जो जलौका का प्रयोग करने वाले हैं, सिरा वेदन करने वाले हैं। सभी डॉक्टर, सब बीएमएस लोग को नहीं आता है सिरा वेदन करना, सिरा मोक्षण करना, सबको नहीं आता है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ही आता है। इसी तरह से इसमें कौन कौन सी दवाइयां काम करती है वो मैं थोड़ा बता दूंगा, और फिर हम सैद्धांतिक भाग में भी जाएंगे चिकित्सा में। तो इसमें लहसुन रसायन, क्योंकि कफ और मेद का करना है तो लहसुन शीर पाक दिया जाता है। लहसुन की उष्णता और तीक्ष्णता को बैलेंस करके लहसुन शीर पाक दिया जाता है। गुग्गुल काम करता है, गुरुची काम करता है, यष्टि मधु काम करता है, क्योंकि वो रक्त का प्रसादन भी करता है, रक्त वाहिनियों को भी अच्छा करता है। फिर स्वर्ण माक्षिक अच्छा काम करता है। जो गेहूं का जो घास होता है वो अच्छा काम करता है। कुमारी अच्छा काम करता है। और पारावत विष्टा, जो कबूतर की विष्टा है, वो एंटी कोगुलेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट से भरपूर रहता है। वो हम खाते हैं तो ये पूरी तरह से स्त्रोतोरोध को, थ्रोम्बस को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। इसमें हम लोग सुरक्षेखा रस देते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, गुरुचि सत्व देते हैं। पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से मैं कॉमन दवाई बता रहा हूँ, हर पेशेंट को यही नहीं देना है, इसमें से हम चूज करते हैं। फिर पैर में दर्द है तो वात गजांकुश रस, कैशोर गुगुल देते हैं। ज्यादा दिन तक कैशोर गुगुल, क्योंकि वातरक जैसी संप्राप्ति हो रही है। वात गजांकुश रस देते हैं तो वो रक्त वाहिनियों को डायलेट करने में, उसके घटक द्रव्य ऐसे हैं, रक्त वाहिनियों को डायलेट करता है, वो अच्छा है। कुमारी ऐसा देते हैं। ये यकृत, क्योंकि रक्त रक्तवत स्रोत का मूलतन यकृत है, प्लिया है, तो यह क्या करता है, यकृत को उत्तेजना देता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इसलिए कुमारी ऐसा देते हैं। लहसुन शीरपाक देते हैं सुबह शाम, तो वह बहुत अच्छा आवरण जन्य संप्राप्ति है, मेद और कफ को वो पिघला देता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। पारावत विष्टा अगर हम लोग देते हैं, कबूतर का विष्टा देते हैं, तो जितने भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हैं वो सबको खोल देता है। उसी तरह से संतर्पण वाली चिकित्सा देते हैं कि मेद कम हो, डायबिटीज कंट्रोल में आए, और जो भी मधुमेह की चिकित्सा है वो देते हैं। और वातरक की चिकित्सा देते हैं, उरु स्तंभ की चिकित्सा देते हैं, जो व्याधि हमने डायग्नोज किया उस हिसाब से। यष्टि मधु चूर्ण को मंजिष्ठा चूर्ण के साथ काढ़ा बना के देते हैं। तो जो पाक वाले लक्षण है वो यष्टि मधु और मंजिष्ठा पक रहे उसको ये कम कर देता है। उसी तरह से शालीषष्टिक पिंड स्वेद, पिंड तेल का प्रयोग करते हैं, तो व्रण के एरिया में, या जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, अगर अल्सरेशन हो गया या नेक्रोसिस हो गया है तो उसको व्रण जैसी चिकित्सा जो है वो करते हैं। और मतलब को ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। पंचवल्कल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, पंचतिक हृद गुगुल, ये सब जब देते हैं तो, और अगर जिनको 80% तक ब्लॉकेज है तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और रक्त मोक्षण तो सबसे अच्छा चिकित्सा है। तो उससे क्या होता है कि रक्त जो अवरुद्धित है, अशुद्ध रक्त निकालने से ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और गैंग्रीन जो होता है उसको भी हम रक्त मोक्षण वगैरह करके ठीक कर देते हैं। गैंग्रीन ना हो उसके लिए वेस्कुलर सर्जन सर्जरी करते हैं, लेकिन वो एम्पुटेट करते हैं, पैर काट देते हैं। अगर डायबिटिक हो गया तो अगर वेट गैंग्रीन होता है, या फिर ड्राई गैंग्रीन होता है, गैस गैंग्रीन होता है, वो अलग अलग जो सर्जन होते हैं वो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो हम कफ में दोहर चिकित्सा देते हैं, वातानुलोमक चिकित्सा देते हैं, और या बाईपास सर्जरी करते हैं आर्टरीज का जहां पे भी है। और काढ़े में मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग भी बताइए। सहचरादि कषाय, चीर बिलवादि कषाय, गुगुल तिक्ता कषाय, वरुणादि कषाय, रसोनादि कषाय, गूगल में त्रिफला गुगुल, व्युषादि गुगुल, षडधरन चूर्ण, षडधरन गुलिका, कांचनार गुगुल,
या फिर तेल में अभ्यंग करते हैं तो मधु इष्टादि तेल, जीर्ण पिण्याक तेल, आसवरिष्ट में अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अर्क में गोमूत्र पीने के लिए देते हैं। उससे क्या है, स्त्रोतरोध दूर होता है। लेहम में गोमूत्र हरित की लेहम, उद्वर्तन करते हैं, त्रिफलादि चूर्ण उद्वर्तन, एलादि चूर्ण उद्वर्तन। उद्वर्तन से कफ का विलयन होता है, स्वेद व स्रोतस खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। फिर तेल में अष्ट कटवर तेल, ये चक्रदत्त में बताया, उरु स्तंभ चिकित्सा में बताया। और तेल नहीं लगाते, पंचकर्म नहीं कर सकते उरु स्तंभ में। सहस्रादि तेल बाद की अवस्था में, जब स्त्रोतोरध दूर हो गया तब कर सकते हैं। फिर बाद में हम गोमूत्र आदि बस्ती देते हैं, जिसमें मधु होता है, लवण होता है, मूर्छित तिल तेल होता है, सरसों का कल्क होता है, धान्याम्ल होता है, दाढ़ी दही का मंड, दही के ऊपर का पानी और गोमूत्र, इसको मिक्स करके 800 ml करके और उसका बस्ती देते हैं। फिर जब पेशेंट को रिकवरी हो गया तो वो अग्निमंद ना हो, अग्नि और प्रदीप्त हो, तो रसायन कुछ दिया जाता है, वर्धमान पिपली रसायन, जो कफ वातर है। उसी तरह से गुड़ुचि, गुड़ अर्क प्रयोग का करते हैं, कफ हर चिकित्सा है। गुगुल रसायन करते हैं, शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, शिलाजीत त्रिदोष हर है और स्त्रोतरोध को दूर करता है। ब्रह्म रसायन खाने के लिए देते हैं। फिर अनुपान जो है वो त्रिफलादि क्वाथ या पटोलादि क्वाथ देते हैं शिलाजीत के लिए। गोमूत्र भावित गुग्गुल जो रहता है वो बहुत अच्छा काम देता है, या गोमूत्र गंधी। अग्नि को बढ़ाना है, अग्नि अगर स्ट्रांग है तो हम शिलाजीत ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये 6 से 8 महीने में ठीक हो जाता है। और हम पैर को हमेशा देखते रहते हैं कि क्रैक तो नहीं हो रहा, कॉर्न तो नहीं हो रहा, और गर्म पानी से रोज धोना है और फिर सुखाना है। कोकोनट ऑयल लगाना है अगर स्किन ड्राई हो रही है तो। और नाखून काटते रहना है, नाखून बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बड़े भी नहीं होना चाहिए। कॉटन का जो भी लेगिंग्स वगैरह है वो पहनना चाहिए। शूज भी ढके हुए रहने चाहिए, ओपन शूज नहीं पहनना चाहिए। और स्वेदन कर्म नहीं करना है, नहीं तो पाक बढ़ेगा, ये खतरनाक हो सकता है, फुट अल्सर हो सकता है। आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आप लोग का अनुभव। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, देखिए बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने कि पहले जलोका या शिरा बेदम। लेकिन चूंकि वहां पे कफ मेद है, तो रुक्ष उद्वर्तन हम लोग को ज्यादा प्रेफर करना होगा, क्योंकि वहां पे हमको कफ मेद का संचिति जो हो रही है उसको रुक्ष उद्वर्तन आइदर त्रिफला से या गुरुचि से या अ, एला साथ एला भी एला जून एलादी चूर्ण करके आता उसका उद्वर्तन, आगग बुध चूर्ण का उद्वर्तन। तीन चार क्वाथ आए हैं अष्टांग हृदय में। एक तो वरुणादि क्वाथ आया है, कफ मेदो मंदाग्नि निरक्षेति आढ़ बात शिरसु च अंत विद्धतिता। तो वरुणादि क्वाथ या वरुण शिग्रु क्वाथ, त्रिफलादि क्वाथ के अनुपान से। और एक आया है आसनादि गण की दवाइयाँ, जो इस तरह के श्लेष मेद के संचिति को रोकती हैं। सुरसादि गण की दवाइयाँ, तुलसी का, हाँ, जो इसको रोकती हैं। और चरक ने मेंशन किया है गुरुचि भदमुस्ता त्रिफला का को स मधु के साथ में खाने के अनपान के साथ में लेना चाहिए। बिडंग नागर छार काल लाहौर मधु, बिडंग चूर्ण छार कोई भी, काल लौह भस्म, लौह भस्म, यहाँ पे लौह भस्म नहीं भूलना है, क्योंकि शिराजित्वादी लौह या योगराज या पुनर्नवा मंडूर, क्योंकि हमको रक्त का प्रसादन हम लोग का मेन मोटो भी है और चिकित्सा भी है। कफ मेदो हर चिकित्सा हम लोग की चिकित्सा है, वात और रक्त की चिकित्सा हम लोग का मोटो है। पूरा स्तंभ हटाना है, वात का अनुलोमन करना है, और वहां पे जो श्रोतो या खाओ बेगुन हो रहा है उसको। तो चिंचा लवण तेल जो होता है, जिसमें मूंगफली और चिंचा और लवण के साथ में अपान काल में देने से वात का अनुलोमन भी होगा, कफ का मेद का क्षय भी करता है। और जो आपने तीन चार रसायन जो बताए हैं, वर्धमान पिपली जो कफ मेद की संचिति को रोकता है, प्लस गुड़ अदरक जो शोथल चिकित्सा में बोला गया है, पिपली अदरक, गुड़ अदरक, लहसुन अदरक, ये सभी कुछ बोले गए हैं उसमें। और क्या कहते हैं,
जो गुग्गुल पंचपलम चूर्ण एक आया है, पंचपालिका साना त्रिफला पृथक स्यात्, जो 5 पल में गुग्गुल पंचपलम चूर्ण जो आया है वो शिलाजित प्रयोगत स अग्निमंथ रसा, ये चरक ने मेंशन किया है। ऐसे में कहीं भी कफ मेद की संचिति हो कि न स्वस्थि साध्य रूपम यत् न शिलाजित जैत, जो भी शिलाजित है ऐसा कोई रोग ही नहीं है जिसको शिलाजित ना जीत सके। तत्काल योगी प्रवक्तम स्वास्थ्य च विपुलम ऊर्जा दे जाती, स्वास्थ्य भी अच्छा देता है और अच्छी ऊर्जा भी देता है। उसका प्रयोग अग्निमंत्र के साथ, अरणी, इसके अलावा बला कंघी प्लस सहचर, जैसे सर ने बताया अभी। बात का अनुलोमन करने के लिए चिर बिलवादी या चित्रक ग्रंथ्यादि कषाय, जो वहां पे चूंकि वहां पे खावक गुण चित्रक ग्रंथ्यादि कषाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन का छीरपाक या लहसुन आदि कषाय या रसुन आदि कषाय वो अपान काल में देना ही है। इवन खाने में भी लहसुन अदरक खाने के पहले या लवण अदरक खाने के पहले दिया जाता है, देना चाहिए, जो भी कफ मेद की। और सर ने जो बस्ती बताई है गौमूत्र, और इसके अलावा गौमूत्र का पान, गौमूत्र का अपान काल में या समान काल में क्षरण करने के लिए कफ मेद का बेस्ट रहता है। क्योंकि रक्तगत आम या रक्तगत क्लेद की संचिति और रक्त के मूल स्थान में रक्त वंश होता में व्याधि का अब खावे गुण, तो फल्त्रिकादि हम लोग नहीं भूल सकते। फल्त्रिकादि क्वाद शुद्ध, पुनर्नवादी क्वाद, पुनर्नवाष्टक क्वाद, पथ्य पुनर्नवादी, पथ्य के साथ में पुनर्नवादी का क्वाद, ऐसा क्वाद जो शोधन भी करे, अनुलोमन भी करे, और पुनर्नवाष्टक क्वाद। तो इसके इस तरीके से चूर्ण, जैसे सर ने बताया बेशादी, बेशादी सत्तू, बेशादी गुग्गुल सर ने बताया बेशादी सत्तू प्लस त्रिफला या काचनार कैशोर, क्योंकि वहां पे ग्रंथि आ रही है, तो ग्रंथि जब आ रही है वृद्धि वाटिका बट्टी, रौद्र रस, स्नायु शूल हर चूर्ण, सर इतनी सारी चीजें दिमाग में आती हैं, जी दिमाग में मतलब वो वो वहां पे आप पहुंचिए और सोचिए कि वहां पे सराउंडिंग प्लस आर्टरीज में नर्विंग प्लस क्लॉट फॉर्मेशन, और क्लॉट भी मेद का क्लॉट, तो मेद का क्लॉट अगर वहां पे हो रहा है तो वो पूरे शरीर के मेद में लिपिड प्रोफाइल डीअरेंज होता है, लिपिड प्रोफाइल कम करना पड़ेगा। SGOT SGPT रेज होता है इसमें, क्योंकि वो अग्नि के स्थान की वजह से अगर विकृति है। तो लघु शूलशेखर जो बोला गया है पंचभौतिक में, जिसमें सोड के साथ में स्वर्ण गैरिक, या केवल स्वर्ण गैरिक, क्योंकि हमको अग्नि पे काम करना है, और शुंठी का चूर्ण बराबर मात्रा में, या शुंठी की 3 भावना के साथ में अगर शूलशेखर लघु शूलशेखर जो पंचभौतिक में बोला गया है वो। पर और आयुर्वेद चिकित्सा में चरक में तो गुग्गुल पंचपलम चूर्ण जो है वो दिया गया है। और गणनादि कषाय, आसनादि गण, सुरसादि गण, ये। और अगर बात रक्त की संक्रांति हो तो अर्कादि को दिया, अर्क या इस तरीके का बहुत सारे, क्योंकि ज्यादातर अष्टांग हृदय 14 में कफ मेद के ही, या तो श्लेष्म मेद या कफ मेद के ही जो है वत्सगादि गण भी एक बोला गया है, तो ये बोले गए हैं, तो उसमें से कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है। राइट सर। जी। और जो शिग्रू जो रहता है, आपने वरुण शिग्रू को आज बोला, शिग्रू गुग्गुल करके एक दवाई आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये हाँ, अगर पीसीओडी वगैरह में देते हैं शीघ्र गूगल। हाँ एक्चुअली क्या है, लता ग्रंथ भी काम करेगा भाई, जो जो आपका वहां पे ग्रंथि श्लेष्म वाताद्यम ग्रंथि सम्मिलितम सोच के चलो, तो थ्राम्बस मान के चलिए, तो शीघ्र तो नॉट ओनली उष्ण है, तीक्ष्ण है, और ये श्रोतो शोधन करता है। भल्लातक, सर भल्लातक भूल गए हम लोग। जी भल्लातक बहुत बढ़िया काम करेगा। भल्लातक गौमूत्र हरित की, गौमूत्र हरित की, दशमूल हरित की,
जी बराबर। तो शोधन चिकित्सा मतलब मेन चीज वातानुमन, रक्त का शोधन, मेद का शोधन, पाचन और अग्नि प्रदीपक, और कफ, मेदहर और उरु स्तंभ को लेते हुए चिकित्सा करनी चाहिए सर। राइट सर। और दूसरा बात है कि इसमें पूरा शोधन होना चाहिए, विरेचन होना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। और ये हेतु बंद करना पड़ चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। जो आज से बिल्कुल। चुका स्वप्न चुकम है प्रमेय का संप्राप्ति, वो उधर न जाके इधर जा रहा है। तो मतलब प्रमेय जैसी संप्राप्ति है, तो वहां पे जो बोले वॉकिंग करना, और फिर और रक्त की चिकित्सा करनी है, और प्रमेय जैसी संतर्पण जन्य जो भी हो रहा है उसको अब तर्पण करके फिर करना चाहिए। बहुत लार्ज, बहुत पेनफुल होता है। और एक्चुअली क्या होता है, जितना भी था थ्रोम्बस वगैरह ये इस समय जब क्लॉट आ जाता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एलोपैथिक वाले तो तुरंत इको स्प्रे शुरू कर देते हैं इसमें, लेकिन हम डिकोस्प्रिन लोग वार्फरिन करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। वारफेरिन भी देते हैं, यस यस, एंटीकोगुलेंट भी देते हैं। तो वो पेशेंट के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको गैस्ट्रिक अपसेट और ये लीवर में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। हम लोग को आयुर्वेदिक का, जैसे आपने बताया, एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी प्लस ये मसाले जो हैं, क्या कहते हैं, सुगंधी द्रव्य, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर। ये नागकेशर हटा दीजिए, दालचीनी, इलायची, तेजपात का और स्वर्ण गैरिक ये के साथ में सुंठी का चूर्ण, क्योंकि ये अग्नि पे काम करेगा। और वहां की जो संप्राप्ति है, जो संघात है, संघात तोड़ेगा। और भल्लातक का भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहता है जो संघात तोड़ता है। और हमारे सर तो ये बोलते हैं कि ऐसी संप्राप्तियां रहती है ना जहाँ पे कैल्सिफिकेशन तक हो रहा है, तो पहले 7 दिन रस पाचक, फिर 7 दिन रक्त पाचक, फिर मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये हमें देना ही जाना है, देते जाना है। चतुर्थक, चतुर्थक सर, चतुर्थक भूल गए हम लोग। हाँ। चतुर्थक इसमें वंडरफुल काम करेगा सर, अस्थि मज्जा पाचक वंडरफुल पकड़े। और स्टार्टिंग चूंकि सही बात है, रस से शुरू हुई है, तो रस दृष्टि से रसे अग्नि श्लेष्मत, रस में अति श्लेष्मत, और श्लेष्म से मेद की वृद्धि, श्लेष्म से मेद की संचिति। तो इसके मतलब रस ही दूषित है, और वो जा रहा है दूषित होकर रक्त में, तो रक्त भी दूषित कर रहा है। इसीलिए रक्त वह स्वतः के मूल स्थान भी दूषित हो रहे हैं। तो सारे धातुओं का ले सकते हैं 7 7 दिन का, सुबह शाम सुबह शाम। और मेन चतुर्थक पे फोकस करने वाला कि चतुर्थक है वो क्या चीज, अमृता, चंदन, विश्व वैष्णव प्लस अस्थि मज्जा, गुड़ुच्ची अमल की मुस्ता, गुड़ुच्ची अमल की मुस्ता। और गुग्गुल, आपने बोला था एक गुग्गुल बोला था ना, वो कौन सा बोला था, वो भी अच्छा है। गूगल तो हम कंडीशन देख के कैशर गूगल बोला था, लेकिन हम इसमें ये त्रयोदशांग भी दे सकते हैं। बेशादी गुग्गुल बोला था, तिफलादी बेशादी कुछ ऐसा बोला था। हाँ, हाँ। बेशादी। वो त्रिदोष मतलब त्रिफला या का भी है, वही उसी का फॉर्मूला त्रिफला गुग्गुल में भी है, या मेदोहर गुग्गुल में भी है, उसमें भी त्रिकटु और त्रिफला पड़ा हुआ है। बेशादी में भी आपका त्रिकटु के साथ में अर्जुना रिस्ट, 10 रिस्ट भी हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि और साथ साथ कोई भी अरिष्ट जो शोधन करे, तो दिया देना भी चाहिए सर। राइट सर। अभ्यारिष्ट वगैरह दे सकते हैं। अब यार दे सकते हैं पुनर्नवारिश, 10 मूलारिष्ट और गौमूत्र का करा जा सकता है सर। बिल्कुल। जी ठीक है। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आदरणीय डॉक्टर बीबी आयुर्वेदिक, हरिहर सर, आयुर्वेदिक। डॉक्टर मुनमुन जी, डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, डॉक्टर अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, ऑक्लूसिव डिजीज में? डॉक्टर मंजूनाथ जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए हरिहर सर। आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे सर गांव में। इस पेशेंट तो ज्यादा देखे सर, 8 10, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी को। तो अभी आप दीजिए ना। हाँ, अभी आपने शुरू मतलब करूंगा। क्या सिम्टम क्या थे उनके, वो बताइए ना। वो इसके सिम्टम में सर, पेशेंट ये बताते हैं कि मैं थोड़ा 50 100 कदम चलता हूँ ने, तो मेरे को बैठ जाना पड़ता है और उसमें दर्द होता है। फिर बैठ जाने के बाद जब उठता हूँ तो फिर अच्छा हो जाता है।
एक सिस्टम वो बताते हैं सर। जी, आपने सही बताया। तो आप क्या दवाई देते हैं सर एलोपैथी का? एलोपैथिक में तो ये सब सर पेन किलर और न्यूरोबियन टाइप की सब दवाई देते हैं, और ज्यादातर को तो वे स्टैंड मुकाते हैं या तो उनको नस रिपेयर करता है, ऐसा करता है सर। जी, तो बस। ठीक है सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर अरविंद सर जी? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, बहुत हो गया, ओवरडोज हो जाएगी सबका। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा दवाई किया। तो ठीक है, हाँ। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी को, धन्यवाद।